प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं सुधाइश बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 6 में मैथ्स में हम चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। आधारभूत मतलब भूमिति के लिए जो आधार चीज़ें होती हैं, जिनके आधार पर भूमिति की रेखाएं मतलब ये सब तैयार होती है, आकृतियाँ तैयार होती हैं, उसके लिए क्या क्या मान्यताएँ होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहला इसमें अपना है बिंदु। बिंदु मतलब डॉट्स। डॉट का मतलब होता है कि किसी भी नुकीली चीज़ से, पेन से, पेंसिल से, सुई से आप किसी भी तरह से इस तरह का कोई पॉइंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डॉट। डॉट मीन्स पॉइंट, बिंदु। और किसी कागज़ पर जब हम बिंदु लगाते हैं तो उसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से व्यक्त करते हैं। अगर हम कुछ का नाम देना तो हम इसमें क्या करेंगे, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे, ABCD XY, जब तक आप किसी का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। और एक बिंदु में से आप असंख्य रेखाएं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने तो कम से कम 4 रेखाएं निकाल के बताई है। ये बिंदु है, इसमें से एक रेखा ये निकली, दूसरी ये निकली, तीसरी ये निकली, चौथी ये निकली। इस प्रकार से क्या होता है, बिंदु में असंख्य रेखाएं निकल सकती हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है रेखा। रेखा का कोई अत्यंत बिंदु नहीं होता। अत्यंत बिंदु मतलब कि रेखा आप कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा होती नहीं है, इसकी लंबाई निर्धारित होती नहीं है। इसको संकेत में अगर हमको दर्शाना हो, बराबर हमने इसको शब्दों में लिखा रेखा XY, अगर संकेत में हमको दर्शाना है तो XY लिख के ऊपर से इस तरह से हम इसको संकेत में दर्शा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड के 2 अत्यंत बिंदु होते हैं, मतलब इसकी सीमा फिक्स होती है। अगर आपको माप दे दिया 6.5 सेमी का रेखाखंड बनाइए, तो स्केल रख के आप 6.5 सेमी का रेखाखंड बनाएंगे। उनका नाम देना है। नाम बोला है रेखाखंड AB बनाइए, तो आपने A और B लिख दिया, ये इसका नाम हो गया। और इसको संकेत में दर्शाना है कि रेखाखंड AB, तो इस तरह से दर्शाएंगे। इसकी लंबाई निर्धारित होती है। अब हम बात करेंगे किरण की। किरण का एक अत्यंत बिंदु होता है। एक मतलब इसका उद्गम बिंदु होता है, जहाँ से ये निकलती है, ये इसका उद्गम बिंदु। मान लो ये A और ये B। किरण अगर हमको बता दिया जाए कि भाई ये किरण, ये M और N, ठीक है, तो यहाँ से ये इस किरण MN को अगर संकेत में दर्शाना है तो इस तरह से इसको एक की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई निर्धारित होती नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें आपने देखी होगी कि वहाँ से निकलती है, पर सूर्य से निकलती है। फिर टॉर्च की लाइट आपने देखी होगी। टॉर्च अगर हम जलाते हैं तो कैसा होता है, वहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती है, इस प्रकार से। अगला हमारा पॉइंट है प्रतिच्छेदित रेखाएँ। यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदित मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हों। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है, ये एक बिंदु है, उसमें से भी एक रेखा निकल रही है, उसी में से दूसरी रेखा निकल रही है। तो जब ऐसा होगा तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। अब हमारे पास में ये जो 2 रेखाएं, ये एक दूसरे को काटती नहीं है, इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो हम इसको प्रतिच्छेदित रेखाएँ नहीं बोल सकते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाओं का मतलब होता है कि काटना एक दूसरे को। एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसमें से एक रेखा जा रही है, दूसरी तीसरी भी निकल रही है, तो भी वो ये रेखा कैसी कहलाएंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएंगी। अब हम बात करेंगे समांतर रेखाओं की। जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे रेल की पटरी आपने देखी होगी, आपके घर में टेबल होगा, टेबल की जो दोनों किनारियाँ हैं, मतलब ऐसी रेखाएं जो आगे जाकर भी एक दूसरे को क्रॉस करती। मान लो ये रेखा ये गई और ये रेखा ये कैसे जा रही, तो आगे जाकर ये एक दूसरे को काट देंगी, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। लेकिन ऐसी सीधी रेखाएं जिनके बीच का अंतर भी समान हो, वे रेखाएं कैसी कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है वक्र। कागज पर खींची हुई टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। टेढ़ी मेढ़ी किसी भी प्रकार की आप ऐसे ऐसे कर दो, ये क्या हो गई, वक्र हो गया आपका। जरूरी नहीं हो बंद हो, इस ढंग से, इस ढंग से, किसी भी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं आप बना दें, वो उसको हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। वक्र में अब हम देखेंगे सरल वक्र किसे बोलते हैं। यदि वक्र स्वयं को न काटे तो वो क्या कहलाता है, सरल वक्र कहलाता है। स्वयं को न काटे मतलब ये जो आपका वक्र है ये खुद को काट नहीं रहा है, तो ये कैसा हो गया, ये आपका क्या हो गया, सरल वक्र हो गया। लेकिन ये वक्र आप देखिए, ये तो ये क्या कर रहा है, वक्र तो है लेकिन क्या कर रहा है, काट रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो है ये कैसे हो जाएंगे, ये सरल वक्र कहलाते नहीं है। मतलब ऐसे वक्र जो किसी अपने आप को काटते नहीं हो, वे सरल वक्र होते हैं। अब वक्र में भी हम देखेंगे आगे
कि हम कैसे होते हैं। खुला वक्र, ये आप देखिए इन रेखाओं को, ये यहाँ से खुला हुआ है, तो ये जो खुला हुआ भाग है तो ये कैसा हो गया, खुला वक्र। यहाँ भी आप देखिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो मतलब ये खुला वक्र हो गया। बंद वक्र, आप इन आकृति को देखेंगे इस ढंग से, तो ये यहाँ से भी बंद है, इसके सारे रास्ते बंद हैं, तो ये कैसा हो गया, ये सब बंद वक्र हो गए। हमारा अगला पॉइंट है आकृति में स्थितियाँ। तो एक बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं। पहला वक्र का अभ्यंतर यानी अंदर का भाग, दूसरा वक्र की परिसीमा यानी वक्र पर, तीसरा वक्र पर का बहिर्भाग यानी बाहर का भाग। मान लीजिए हमारा वक्र है, इसके अंदर हमने क्या लिखा, बिंदु है, तो ये क्या हो गया, इसका अंदर का भाग हो गया। ये बिंदु सीमा, वक्र की सीमा पर है, मतलब सीमा रेखा पर है, तो ये क्या हो गया, ये वक्र पर है, परिसीमा पर है। और ये वक्र के बाहर है, तो ये कैसा हो गया, वक्र का बहिर्भाग हो जाएगा बिंदु से। वक्र के अंदर के भाग और सीमा को मिलाकर वक्र का क्या बनता है, क्षेत्र बनता है। यानी ये जो है आपका अंदर का भाग और उसकी सीमा, ये मिलाकर क्या बनता है, वक्र का क्षेत्र बनता है। अगला हमारा पॉइंट है बहुभुज। रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। अब रेखाखंड कैसे, 3 रेखाखंड से बनी तो त्रिभुज हुआ, 4 से बनी है तो चतुर्भुज हुआ, 5 से बनी तो पंचभुज हुआ, 6 से बनी हो तो षष्ठभुज हुआ, 7 से बनी हो तो सप्तभुज हुआ, 8 से बनी हो तो अष्टभुज हुआ। तो इस प्रकार मतलब कैसा है कि जितने ज़्यादा रेखाखंड होंगे उस प्रकार से आकृतियों के नाम भी निर्धारित होंगे। अब हमारा अगला पॉइंट है बहुभुज की भुजाएं, उसके शीर्ष और उसके विकर्ण। बच्चों आकृति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जो भी प्रश्न आएंगे, आकृति अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। ये हमारा बहुभुज है, ठीक है। इस बहुभुज का अगर हम नाम बोले तो 1 2 3 4 5 भुजाएं, मतलब ये पंचभुज हो गया। अब इसकी भुजाओं के बारे में हम बात करें तो ये जो रेखाखंड होते हैं, ये इसकी भुजाएं होती है। जैसे ये हुआ AB, रेखाखंड BC, रेखाखंड CD, रेखाखंड DE, रेखाखंड EA, आप ऐसे भी बोल सकते हैं AE, ED, जहाँ से आपकी इच्छा आप वहाँ से नाम ले सकते हैं, लेकिन उसका एक बिंदु दूसरे बिंदु तक लेने का रेखाखंड, तो वो क्या होगी, आपकी भुजाएं होगी। अब हमारी दूसरी बात, आसन भुजाएं। आसन भुजाओं का मतलब होता है आसपास की। आसन शब्द आपको ध्यान नहीं, तो आसपास की भुजाएं, आसपास की भुजाएं जैसे तो AB के पास की भुजाएं कौन सी है, BC है, AE है, बराबर। अगर इसकी बात करें BC है, BC की CD है, AB है, इस तरह से ये क्या हो जाती है, आसपास की भुजाएं हो जाती हैं। शीर्ष बिंदु की बात करें तो इसके ये जो पॉइंट हैं, ये सारे ये सब ये आपके क्या हो गए, शीर्ष बिंदु हैं। अब आसन शीर्ष, तो आसन शीर्ष कैसा हो जाएगा कि बिंदु E, ये आसन यानी एक पॉइंट से दूसरा बिंदु E से D, ये इसके आसन शीर्ष हो गए, ठीक है। बिंदु A से B, B से C, C से D, तो ये सब कैसे हो गए, आसन बिंदु हो गए इसके। अब विकर्ण की बात करें तो जो रेखाएं अंदर काटती हैं, मतलब इस रेखाखंड से इस रेखाखंड को मिला दिया, D से A को मिला दिया, D से B को मिला दिया, E से B को मिला दिया, A से C को, ये सब क्या हो गए, इसके विकर्ण हो गए। अब हमारा अगला पॉइंट है कोण। कोण किसका होता है कि एक शीर्ष से 2 भुजाएं निकलती हैं। ये शीर्ष बिंदु है, कोण में ये क्या हो जाएगा, शीर्ष बिंदु हो जाएगा। तो 2 भुजाएं निकली, एक ये गई, एक ये, इससे क्या बन गया, कोण बन गया। इसका हमको नाम देना है तो ABC नाम दे दिया हमने, बराबर। इसको संकेत में लिखना है तो कोण ABC अथवा कोण B लिखेंगे हम इसको, कोण ABC हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी भुजाएं की बात करें तो इसकी भुजाएं एक BC किरण और एक ये BA किरण, 2 किरण मिक्स हुई तो ये कोण बन गया। अब इस आकृति को हम देखें, इस आकृति में कैसा 2 कोण है, एक तो ये APB और दूसरा कोण है BPC, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस आकृति को हम देखते हैं। इस आकृति में देखिए कि ये कोण है, कोण क्या हुआ, यहाँ से कोण PQR, ठीक है। अब इसकी सीमा पर क्या है, S बिंदु है, इसके अंदर के भाग में क्या है, X बिंदु है, इसके बाहरी भाग में कौन सा बिंदु है, Z बिंदु है। तो ये सब हमको
ध्यान में रखने का कि भाई जो कोण के अंदर के भाग में वो अंदर का है, जो बाहर हुआ बाहर, जो रेखा पर है वो सीमा पर हुआ। अब यहाँ पर अगला एग्जाम्पल अब देखिए, हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर त्रिभुज में ऐसा है, त्रिभुज ABC में सबसे कुछ भुजाओं वाला बहुभुज है, बराबर। सबसे कम भुजाओं वाला त्रिभुज जो है वो सबसे कम भुजाओं वाला, ठीक है, बहुभुज है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। अब यहाँ पर भी यही बात है, इसका हम नाम बोलेंगे तो ये ABC तीनों रेखा मिलाई त्रिभुज बन गया। इसके अंदर के भाग में X बिंदु है, इसकी सीमा पर S बिंदु है, बराबर। इसके बाहरी भाग में कैसा है, P बिंदु है, ठीक है। इसके कोण की बात करें तो कोण A, कोण B, कोण C। रेखाखंडों की बात करें तो रेखाखंड AC, रेखाखंड AB, रेखाखंड BC। अब हमारा अगला पॉइंट है चतुर्भुज। चतुर्भुज 4 भुजा और 4 कोण से बनने वाली बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में आप देखेंगे कि इसकी 4 भुजाएं होती है, रेखाखंड AB, रेखाखंड BC, रेखाखंड CD और रेखाखंड DA। तो ये इसके क्या होगी, भुजाएं हो गई। इसके 4 कोण की बात करें, कोण D, कोण A, कोण B, कोण C। अब इसका हमको नाम देना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये चतुर्भुज का क्या होता है, संकेत होता है। चतुर्भुज ABCD हम इसको नाम से बता सकते हैं। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है आमने सामने वाली भुजाएं। मतलब ये भुजा जो DC है इसके सामने की भुजा कौन सी, AB। CB है, उसके सामने की भुजा कौन सी होगी, AD या DA। आप नाम चाहे जैसा ले सकते हैं। आमने सामने का मतलब सम्मुख, मतलब मुंह के सामने वाला, मतलब हमारे घर के जो घर सामने जो घर होता है वो कैसा हो गया, सम्मुख हो गया। तो सामने वाली भुजा, अगर AB है तो उसके सामने क्या होगी, DC। CB है तो उसके सामने क्या होगी, AD या DA। हम किस भी प्रकार से बोल सकते हैं। अगली बार हमारा प्रश्न है कि आसन भुजाएं किसे, आसन भुजाएं हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं घर के पास में, बिल्कुल ऐसे ही इसके अड़ोसी पड़ोसी अपने गिन लेने के। AB के अड़ोसी पड़ोसी कौन है, ये AB है तो इसका पड़ोसी कौन हो गया, BC हो गया और AD हो गई। तो इस प्रकार से हम इसकी भुजाएं बताएंगे। अगर DC है तो DC का पड़ोसी कौन हो गया, CB हो गया और DA भुजा हो गई। कोण की बात करें हम तो कोण है ABCD, ये कोण ABCD इसके हो गए। आसन कोण की बात करें तो कोण D है, जैसे आसन भुजा ऐसे आसन कोण। अगर कोण D है तो इसके आसन कोण को है कोण A हो गया, कोण C हो गया। कोण B का आसन कोण की बात करें तो कोण C हो गया, कोण A हो गया। इस प्रकार से अब विकर्ण, विकर्ण मतलब ये जो रेखाएं अंदर जब चतुर्भुज में मिलती हैं और तो ये कैसी हो जाती हैं, विकर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो ये A से C को मिला दिया तो ये इसका एक, इसके 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज के। तो एक ये AC और ये DB, ठीक है। आइए हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि किसी एक निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर आए हुए प्रतल बिंदुओं से वृत्त बनता है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है। क्या होता है, निश्चित दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर यहाँ से हमने ऐसे प्रकार से हमने क्या किया, वृत्त बना लिया। तो इसमें ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और व्यास जो है वृत्त को क्या करता है, आधे भाग में बांटता है। आधे भाग में बांटने पर ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से अर्धवृत्त हो जाता है आपका। ऐसे रखिए आप, अर्धवृत्त हो गया। ये सबसे बड़ी जीवा होती है और व्यास जो है वो आपका वो कहाँ से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। ये जहाँ से पॉइंट लग के जहाँ से समान दूरी होती है वृत्त की, वो ये केंद्र उसका कहलाता है। और केंद्र से जो आधा वृत्त को जो टच करती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है उसकी। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अब ये रही हमारी जीवा। वृत्त पर स्थित 2 बिंदु से मिलने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जीवा कहलाती हैं। और ठीक है, और ये जो होता है इसका वृत्त के ऊपर ये जो इस तरह का होता है ना, ये होता है चाप होता है, ठीक है। अब इसमें हम त्रिज्याखंड की बात करें, ये हमारा त्रिज्याखंड है। तो वृत्त का वो भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। 2 त्रिज्या मतलब ये एक त्रिज्या और ये एक त्रिज्या और ये संगत चाप, तो ये अपना क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। और वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरे हुए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त की ये एक जीवा हुई, यहाँ पर ये जो चाप है इसका ये इस तरह से हुआ, तो वृत्त की एक जीवा और चाप से घिरा हुआ ये जो भाग है ये आपका क्या कहलाया, वृत्तखंड कहलाया। ऐसा नहीं है यहाँ पर हो, यहाँ पर भी हो सकता है। अगर ये है
तो ये भी आपका क्या कहला जाएगा, वृत्तखंड कहला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने बनाया तो यहीं पर होगा, आप कहीं भी बना सकते हैं। अब किसी भी बंद वक्र के किनारों की कुल लंबाई यानी उस परिमाप को क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। ये जो पूरा वृत्त है, इस पूरे वृत्त की जो परिमाप है इसका उसकी जो लंबाई है पूरी, इसको हम इसका क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। परिधि को हम परिमाप भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन बच्चों पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ना समझ में आए बार बार ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आकृति है, आपके लिए फर्स्ट टाइम है इतना सब कुछ, तो उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे चैनल को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, सर्च में सुधा एस बघेल लिखिए, वहाँ पर आपको मेरी फ़ोटो वाला मतलब वो चैनल दिखाई देगा। आप उसमें लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको बटन को दबाइए, फिर बेल आइकॉन होगा उसको दबाइए, घंटी आएगी उसको दबा देंगे, तो जो भी वीडियो मैं डालूँगी आपको दिखाई देगा। तो आप कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि मैंने कौन कौन से वीडियो डाले। आपको ग्रुप में तो भेजा जाता है, लेकिन उसके अलावा आपको पर्सनल अगर वीडियो देखना हो बार बार, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, लव यू सो मच माय बच्चा पार्टी।